सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना, चिन्ह का अर्थ है निशान। अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम रुकने आदि के चिन्ह लगाते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम अपनी बातों को लिखते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो अगर हमें उसमें दिखाना है कि ये वाक्य पढ़ के हमें रुकना है, ठहरना है, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? उस स्थान पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्हों के द्वारा ही हम वाक्यों को पढ़ते हुए रुकते हैं, ठहरते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो। तो दोनों ही वाक्यों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि रोको के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जिससे हमें पता चला कि हमें रोको के बाद ठहरना है, फिर उसके बाद हमें आगे का वाक्य पढ़ना है। तो उपरोक्त वाक्यों में अल्प विराम के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग के कारण अर्थ में भारी अंतर आ गया है। तो पहले वाक्य में हमें बताया जा रहा है कि रोको मतलब रुकने के लिए कहा जा रहा है, रोको मत जाने दो, और दूसरे वाक्यों में रोको मत जाने दो। तो दूसरे वाक्य में हमें कहा जा रहा है कि रोको मत, रुकने के लिए मत कहो, उसे जाने दो। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक विराम चिन्ह के उपयोग से वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो पहला है पूर्ण विराम, फिर है अर्धविराम, फिर अल्प विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह, हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। अब ये चिन्ह किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम के बारे में। वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, पूर्ण विराम उसके अंत में ही आता है। यानी कि हम पूर्ण विराम चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं? जब एक वाक्य समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब चाहे वाक्य बड़ा हो या छोटा, वाक्य के अंत में ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें पहला वाक्य दिया है, मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, और दूसरा है प्रदीप खेल रहा है। तो हमें यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य बड़ा है, लेकिन उसके बाद पूर्ण विराम लगाया गया है, और दूसरा वाक्य उससे थोड़ा छोटा है, उसके बाद भी क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम लगाया गया है। अब अगला है हमारा अर्धविराम। पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। जैसे रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। यानी कि जब हम अर्धविराम किसी वाक्य में लगाते हैं तो उसमें हम पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकते हैं। तो ये इन दोनों के बीचों का चिन्ह है। अब अगला है हमारा अल्प विराम। अन्य सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग प्रायः वाक्य में ऐसी जगह होता है जहां एक जैसे कोई शब्द हो अथवा अल्प काल के लिए रुकना हो। जैसे मैं कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी सभी कुछ पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाक्य में शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब अगला है हमारा योजक चिन्ह। जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक या पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो, तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, बाप बेटा, रात दिन, आजकल,
राजा रंग, तो हमने यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है इन दोनों शब्दों के बीच में। अब अगला है हमारा निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कोई विवरण देने अथवा विवरण प्रस्तुत करने के समय होता है, जैसे हमारी पत्रिका में सभी विधाओं का साहित्य, कविता, कहानी, निबंध आदि प्रकाशित होता है। तो इस वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा किया गया है। अब अगला है हमारा विवरण सूचक चिन्ह। किसी बात की व्याख्या करते समय अथवा विवरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक का प्रयोग विस्मय, व्यंग्य, घृणा, करुणा, हर्ष, विषाद आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। उक्त भावों के शब्दों जैसे छी छी, अरे अरे, शाबाश आदि शब्द, जैसे अब यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है छी, फिर छी के बाद किसका प्रयोग किया गया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इतना गंदा काम। ऐसे ही दूसरा है वाह, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्या शानदार दृश्य है। तो जब हमें अपने भावों को प्रकट करना होता है वाक्यों में, तो उस शब्द के बाद जिससे भाव प्रकट हो रहे हैं उसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न की ध्वनि निकलती हो वहां पूर्ण विराम के स्थान पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे? क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तो हम इस वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तो उन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाता है, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कुछ ऐसी बात लिखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति ने बोला हो या फिर किसी कथन को हम वैसे जैसा है वो उसमें बिना कोई परिवर्तन किए उसे लिखना चाहते हैं, तो उस समय हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, लेख का शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्री हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे, चंदा मामा बच्चों की पत्रिका है। तो इस वाक्य में किसका प्रयोग किया गया है? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है हमारा कोष्ठक चिन्ह। जब वाक्य से पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है तो उस अंश या व्याख्या में प्रयुक्त को कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी की जूही की कला श्रृंगारिक रचना है। ऐसे ही अगला है उच्चारण। अब उच्चारण का अर्थ यहाँ बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उच्चारण यानी कि बोलना जीभ और कंठ से होता है। अब अगला है हमारा संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। वाक्य में जब पूर्ण शब्द ना लिखकर उसके संक्षिप्त रूप से काम चलाया जाता है तब लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन को अगर हमें छोटे यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे ही, फिर उसके बाद हम संक्षेप सूचक या फिर लाघव चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद सा, फिर उसके बाद लाघव चिन्ह, फिर उसके बाद सा। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन।
अब अगला है हमारा हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है और बाद में उसके जोड़ने की आवश्यकता का अनुभव होता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद का प्रयोग करके वह बात लिखी जाती है। जैसे ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। छात्रों को चाहिए कि वे खूब मन लगाकर पढ़े। यानी कि जब हम वाक्य में कोई शब्द हमारा छूट जाता है, फिर हमें बाद में लगता है कि हमें वहां पे वो शब्द लिखना है, तो हम उसे किस प्रकार से लिखते हैं, हंस पद या फिर त्रुटि सूचक चिन्ह लगाकर हम उसे लिखते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।